नमस्कार दोस्तों। आज तारीख है 29 अक्टूबर 2025 और आप सुन रहे हैं सुन लो यूपीएससी। आज के सभी महत्वपूर्ण अखबारों जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और सरकारी वेबसाइट्स जैसे पीआईबी से यूपीएससी परीक्षा के लिए सबसे जरूरी खबरें और उनका पूरा विश्लेषण लेकर हम हाजिर हैं। हाँ, तो आज के अखबारों में जो भी जरूरी बातें हैं वो सब हम लेकर आए हैं आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस या फिर सरकारी वेबसाइट्स, हमने सब कुछ खंगाला है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए मतलब वाकई काम आने वाली हैं। हमारा मकसद है आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए तैयार करना, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, पूरी गहराई के साथ। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनिए वो एनालिसिस जो आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है आपका डेली लर्निंग डोज, एकदम आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बैठ जाइए आराम से और शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। आज हम कई जरूरी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे, हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस की। और यहाँ आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं संवेदनशील मुद्दा सामने आया है। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी जनजातीय कार्य मंत्रालय ने टाइगर रिजर्व से वनवासी समुदायों के विस्थापन यानी रीलोकेशन के लिए एक नई नीति, एक नया फ्रेमवर्क जारी किया है। ये मुद्दा आप जानते बरसों से बहस का केंद्र रहा है। जंगल बचाएं या जंगल में रहने वालों के अधिकार। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मुद्दा सिर्फ पर्यावरण या सिर्फ आदिवासी अधिकारों का नहीं है। असल में ये दोनों के बीच संतुलन साधने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस नई नीति की सबसे खास बात, जैसा कि हमें संबंधित जानकारी से पता चल रहा है, यह है कि ये विस्थापन को लेकर 3 शर्तें रखती है। किसी भी समुदाय का विस्थापन सिर्फ एक्सेप्शनल यानी असाधारण परिस्थितियों में ही होना चाहिए। अच्छा। एक्सेप्शनल। हाँ। और वॉलंटरी यानी पूरी तरह स्वैच्छिक होना चाहिए, जिसमें किसी तरह का दबाव न हो। वॉलंटरी, ठीक है। और तीसरा, एविडेंस बेस्ड यानी पुख्ता सबूतों और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कह दिया और विस्थापन शुरू कर दिया, पूरी जांच पड़ताल के बाद ही। ये एक्सेप्शनल, वॉलंटरी, एविडेंस बेस्ड सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सरकार अब ज्यादा सावधानी बरतना चाह रही है। हाँ, इरादा तो यही लगता है। इसका उद्देश्य वही पुराना टकराव खत्म करना है जो वन्यजीव संरक्षण मतलब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और वनवासियों के अधिकारों फॉरेस्ट ड्वेलर्स राइट्स के बीच चला आ रहा है, खासकर टाइगर रिजर्व के संदर्भ में। कोशिश है कि कंजर्वेशन और कम्युनिटी राइट्स दोनों को एक साथ साधा जा सके। ये नीति एक तरह से स्वीकार कर रही है कि पहले शायद जल्दबाजी में या बिना पूरी प्रक्रिया अपनाए विस्थापन हुए होंगे जिनसे अन्याय हुआ। यहाँ पे कानूनी पहलू बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं ना। कौन से एक्ट्स, कौन से कानून इस पूरे मामले की बुनियाद है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ 2 मुख्य कानून हैं जो इस पूरी बहस के केंद्र में हैं। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। इसे हम आम बोलचाल में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट या FRA 2006 कहते हैं। FRA 2006। हाँ। हाँ। ये कानून, समझिए, ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए लाया गया था। मिली जानकारी के अनुसार ये कानून वन समुदायों को उनकी पारंपरिक वन भूमि पर व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल और सामुदायिक कम्युनिटी अधिकार देता है। इसमें चराई का अधिकार है, लघु वनोपज इकट्ठा करने का अधिकार है और पारंपरिक रूप से संरक्षित वनों के प्रबंधन का अधिकार, ये सब शामिल है। और सबसे अहम बात, FRA 2006 ग्राम सभा यानी ग्राम सभा को इन अधिकारों को मान्यता देने और वन प्रबंधन में मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था बनाता है। मतलब शक्ति का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, इसका मूल सिद्धांत है। अच्छा, तो FRA 2006 लोगों को अधिकार देता है और ग्राम सभा को मजबूत करता है। ये तो हुई एक बात। और दूसरा कानून है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसे हम WLPA 1972 कहते हैं। ये भारत में वन्यजीव संरक्षण का मुख्य कानून है। इसी कानून के तहत नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज और हाँ, टाइगर रिजर्व्स बनाए जाते हैं। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण टर्म आता है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स यानी CTH। WLPA 1972 के तहत ही CTH अधिसूचित मतलब नोटिफाई किए जाते हैं।
ये वो इलाके होते हैं जिन्हें बाघों के प्रजनन और संरक्षण के लिए सबसे जरूरी माना जाता है और जिन्हें इनवायलेट यानी कह सकते हैं मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त रखने की बात कही जाती है। प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में शुरू हुआ था, वो भी इसी WLPA के तहत आता है और उसे लागू करने वाली संस्था है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA। NTCA पर्यावरण मंत्रालय MOEFCC के तहत काम करती है। हाँ, यहीं पर कंफ्यूजन होता है। अक्सर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट CTH और एक और टर्म है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट CWH। क्या ये दोनों एक ही हैं या अलग-अलग हैं? प्रीलिम्स में फंसाने के लिए ऐसे सवाल बन सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। ये दोनों अलग-अलग हैं और इनका कानूनी आधार भी अलग है। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यानी CTH, इसको WLPA 1972 के तहत परिभाषित और नोटिफाई किया जाता है। इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ बाघों पर है और इसे टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में बनाया जाता है। जैसा मैंने कहा, इसे इनवायोलेट रखने का लक्ष्य होता है। ठीक है, CTH मतलब बाघों के लिए। हाँ, वहीं क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट यानी CWH, इसको FRA 2006 के तहत परिभाषित किया गया है। अच्छा, ये FRA के तहत है। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए है जिन्हें वन्यजीव संरक्षण के लिए इनवायलेट रखना वैज्ञानिक रूप से जरूरी हो। मतलब ये सिर्फ बाघों के लिए नहीं, सभी वन्यजीवों के लिए हो सकता है। अब सबसे बड़ा अंतर समझिए, प्रक्रिया में है। CWH घोषित करने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा जटिल है। इसमें न केवल वैज्ञानिक अध्ययन जरूरी है, बल्कि FRA 2006 के तहत वन अधिकारों की मान्यता प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, संबंधित ग्राम सभा की पूर्व सूचित सहमति यानी प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट अनिवार्य है। ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है CWH में। बिल्कुल। CTH की अधिसूचना प्रक्रिया में ग्राम सभा की सहमति की अनिवार्यता उतनी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है जितनी CWH में है। और यही एक बहुत बड़ा अंतर है जो अक्सर विवाद का कारण बनता है। समझ गई। CTH बाघों के लिए WLPA के तहत, CWH सभी वन्य जीवों के लिए FRA के तहत और CWH में ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। ठीक है, अब वापस नई नीति पर आते हैं। मेंस के नजरिए से इसका क्या महत्व है? क्या ये उस पुरानी सोच को चुनौती दे रही है जिससे फोर्ट्रेस कॉन्जर्वेशन कहते हैं, मतलब किले की तरह संरक्षित क्षेत्र बना दो और इंसानों को बाहर निकाल दो? निश्चित रूप से ये नीति सीधे तौर पर फोर्ट्रेस कॉन्जर्वेशन मॉडल पर सवाल उठाती है। ऐतिहासिक रूप से देखें, खासकर प्रोजेक्ट टाइगर के शुरुआती दौर में इसी मॉडल पर जोर था। हाँ, था तो कि बाघों को बचाने के लिए इंसानों को कोर एरिया से बाहर निकालना जरूरी है। इससे बाघों की संख्या तो बढ़ी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कई वनवासी समुदायों को उनकी पारंपरिक भूमि से विस्थापित होना पड़ा, जिससे उनके साथ हिस्टोरिक इनजस्टिस यानी ऐतिहासिक अन्याय हुआ, जैसा कि हमारे पास मौजूद जानकारी भी इंगित करती है। FRA 2006 इसी अन्याय को सुधारने और वनवासियों को अधिकार देने के लिए लाया गया था, जिसमें ग्राम सभा को केंद्र में रखा गया था। अब ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की ये नई नीति उसी FRA की भावना को टाइगर संरक्षण के संदर्भ में भी मजबूती से लागू करने का प्रयास कर रही है। ये कह रही है कि भाई संरक्षण जरूरी है, पर लोगों के अधिकारों की कीमत पर नहीं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या यहाँ मंत्रालयों के बीच टकराव की स्थिति नहीं बनेगी? एक तरफ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है जो FRA और वनवासियों के अधिकारों पर जोर दे रही है। हाँ, दूसरी तरफ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री MOEFCC और उसके तहत NTCA है जो WLPA के तहत बाघों के लिए मानव रहित कोर एरिया CTH बनाने पर फोकस करती है। ये तो दो अलग-अलग दिशाएं लग रही हैं। बिल्कुल। ये संभावित टकराव इस नीति के कार्यान्वयन में सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। NTCA का मैंडेट WLPA से आता है, जो बाघों के संरक्षण को प्राथमिकता देता है, और CTH को इनवायोलेट रखने की बात करता है। जबकि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की नई नीति सह अस्तित्व कोएग्जिस्टेंस पर जोर दे रही है, वनवासियों के लिए वहीं पर इन सिटू विकास के विकल्पों को तराशने की बात कर रही है और विस्थापन को बिल्कुल अंतिम विकल्प, लास्ट रिजॉर्ट मान रही है, वो भी बहुत सख्त शर्तों के साथ। तो हाँ, यहाँ दो मंत्रालयों के दृष्टिकोण में अंतर साफ दिखता है। तो इसका समाधान कैसे निकलेगा? क्या ये नीति सिर्फ कागजों में रह जाएगी या जमीन पर लागू हो पाएगी? देखिए, इसके सफल कार्यान्वयन के लिए मंत्रालयों के बीच मजबूत समन्वय, कोऑर्डिनेशन और एक साझा समझ विकसित करना बहुत जरूरी होगा। ये नीति न्यायपालिका के बदलते नजरिए के भी अनुरूप है।
अब कोर्ट्स एनवायरमेंटल जस्टिस यानी पर्यावरणीय न्याय पर ज्यादा जोर दे रही हैं, जिसमें विकास और पर्यावरण के साथ साथ प्रभावित समुदायों के मानवाधिकारों का भी ध्यान रखा जाए। नीति में जो बातें कही गई हैं, जैसे विस्थापन एविडेंस बेस्ड हो, एफआरए अधिकारों की मान्यता प्रक्रिया पूरी तरह सत्यापित वेरीफाइड हो, स्वतंत्र ऑडिट इंडिपेंडेंट ऑडिट्स हों और त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र 3-tier ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो, ये सब प्रक्रियात्मक न्याय प्रोसीजरल जस्टिस सुनिश्चित करने की दिशा में कदम है। ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत गारंटीकृत गरिमापूर्ण जीवन और आजीविका के अधिकार को भी दर्शाता है, जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में की है। क्या इस नीति में कोई नए मैकेनिज्म्स या संस्थागत ढांचे का भी प्रस्ताव है? कुछ नए नाम जो हमें याद रखने चाहिए प्रीलिम्स के लिए। हाँ, 2 महत्वपूर्ण नामों का जिक्र मिलता है इसमें। पहला, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर कम्युनिटी सेंटर्ड कंजर्वेशन एंड रीलोकेशन यानी NFCCR। ये एक राष्ट्रीय ढांचा होगा जो संरक्षण और विस्थापन के लिए समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण अपनाएगा। इसका उद्देश्य एनवायरनमेंट और ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालयों के बीच संयुक्त मानक जॉइंट स्टैंडर्ड स्थापित करना हो सकता है। NFCCR, ठीक है। और दूसरा नेशनल डेटाबेस ऑन कंजर्वेशन कम्युनिटी इंटरफेस यानी NDCCI। ये एक राष्ट्रीय डेटाबेस होगा जो संरक्षण परियोजनाओं और स्थानीय समुदायों के बीच संबंधों, खासकर विस्थापन के मामलों की निगरानी मॉनिटर करेगा। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए ये दोनों महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो अंत में इस नई नीति से भविष्य में क्या उम्मीदें की जा सकती हैं? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में इसका क्या प्रभाव हो सकता है? देखिए, शॉर्ट टर्म में मतलब अल्पकाल में शायद कुछ देरी देखने को मिले। राज्यों को इस नए ज्यादा विस्तृत और सख्त फ्रेमवर्क को अपनाने और अपनी प्रक्रियाओं के इसके अनुरूप बनाने में समय लगेगा। हो सकता है कुछ कानूनी चुनौतियां भी सामने आएं, खासकर अगर NTCA और राज्य वन विभाग इसे WLPA के प्रावधानों के विपरीत माने। ये हो सकता है। मीडियम टर्म में यानी मध्यम अवधि में यह भारत की संरक्षण नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। फोर्ट्रेस कंजर्वेशन से हटकर एक ज्यादा समावेशी, इंक्लूसिव और भागीदारी वाले पार्टिसिपेटरी मॉडल की ओर। इससे संरक्षण परियोजनाओं को स्थानीय समुदायों का समर्थन मिलने की संभावना बढ़ सकती है। और लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म में दीर्घकाल में अगर ये नीति अपनी वास्तविक भावना के साथ और प्रभावी ढंग से लागू होती है तो ये स्थायी, सस्टेनेबल और न्यायपूर्ण जस्ट संरक्षण का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। एक ऐसा मॉडल जहां स्थानीय समुदाय संरक्षण में भागीदार बने, न कि उसके शिकार। इससे मानव वन्यजीव संघर्ष, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को भी कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन इसकी सफलता पूरी तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति, मंत्रालयों के बीच सहयोग, जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग, खासकर ग्राम सभाओं के सशक्तिकरण पर निर्भर करेगी। बहुत विस्तार से समझाया आपने। ये वाकई एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा है। चलिए अब गवर्नेंस से जुड़ी अगली खबर पर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स यानी संसदीय कार्य मंत्रालय 30 अक्टूबर को नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन यानी नेवा पर तीसरी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है। नेवा के बारे में पहले भी सुना है हमने। ये लेजिस्लेचर्स को पेपरलेस बनाने का प्रोजेक्ट है ना? बिल्कुल। नेवा यानी नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन भारत सरकार का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत चलाए जा रहे 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स MMPs में से एक है। अच्छा, ये मिशन मोड प्रोजेक्ट है। जी हाँ, MMPs वो प्रोजेक्ट होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता दी जाती है। नेवा का लक्ष्य है भारत की सभी 37 लेजिस्लेटिव हाउसेज यानी राज्यों की विधानसभाएं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, विधान परिषदें, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और संसद के दोनों सदन को पेपरलेस बनाकर डिजिटल हाउसेज में बदलना। विजन है वन नेशन वन एप्लीकेशन का, मतलब पूरे देश की विधायिकाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करें, जिससे पूरी विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस कागज रहित, पारदर्शी और ज्यादा कुशल, एफिशिएंट बन सके। वन नेशन वन एप्लीकेशन सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन क्या ये व्यवहारिक है, खासकर भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में? और इसका फंडिंग मॉडल क्या है? क्या राज्य सरकारें इसमें सहयोग कर रही हैं? ये सवाल बहुत जायज हैं। जहां तक फंडिंग मॉडल की बात है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, CSS में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर खर्चा उठाते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों और हिली स्टेट्स मतलब पहाड़ी राज्यों के लिए फंडिंग रेशियो 90:10 है, यानी 90% खर्चा केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकार। 90:10, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित है,
बाकी राज्यों के लिए संभवतः 60:40 का अनुपात लागू होता है, जैसा कि ज्यादातर सीएसएस में होता है। अब बात करते हैं व्यवहारिकता और राज्यों के सहयोग की। जून 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार 28 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों ने नीवा लागू करने के लिए एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था। 28 ने साइन किया था। हाँ, और इनमें से 18 पूरी तरह से डिजिटल लेजिस्लेचर्स बन चुके थे। सिर्फ 18 37 में से। जी, इसका मतलब है कि लगभग आधे विधानमंडल पूरी तरह डिजिटल हो पाए हैं। तो अडॉप्शन की रफ्तार कह सकते हैं असमान रही है, अनइवन रही है। तो ये जो 30 अक्टूबर को कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या सिर्फ प्रगति की समीक्षा करना है या कुछ नया भी होने वाला है? और क्या इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का भी कोई रोल है? आजकल एआई की चर्चा हर जगह है। इस कॉन्फ्रेंस के कई उद्देश्य हैं। पहला, जैसा आपने कहा, नेवा के कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन की अब तक की प्रगति की समीक्षा करना, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, क्या अच्छा हुआ, ये सब देखना। दूसरा, जो राज्य अच्छा कर रहे हैं उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को दूसरों के साथ साझा करना, ताकि बाकी लोग उनसे सीख सकें। तीसरा, जो विधानमंडल अभी पीछे हैं उन्हें तेजी से ऑन बोर्ड लाने के लिए रणनीति बनाना। और हाँ, एआई का मुद्दा भी एजेंडा में शामिल है। जानकारी के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और अन्य उभरती तकनीकों, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन आदि को नीवा प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत इंटीग्रेट करने की संभावनाओं पर चर्चा होगी। लक्ष्य है विधायी दक्षता, लेजिस्लेटिव एफिशिएंसी को और कैसे बढ़ाया जाए, इसमें टेक्नोलॉजी का कैसे बेहतर इस्तेमाल हो। एआई का इस्तेमाल विधायिका में ये कैसे काम करेगा? मतलब क्या विधायक एआई से बिल लिखने को कहेंगे या एआई बताएगा कि वोट किधर करना है? ये तो काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है। नहीं, शायद उतना नाटकीय नहीं होगा, कम से कम शुरुआत में तो नहीं। लेकिन एआई कई व्यावहारिक तरीकों से मदद कर सकता है। सोचिए, विधानसभाओं में घंटों लंबी बहसें होती हैं। एआई उन बहसों का सटीक सारांश, समरी तैयार कर सकता है। नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग के लिए एआई बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करके डेटा ड्रिवन इंसाइट्स दे सकता है। भारत जैसे बहुभाषी देश में एआई कार्यवाही का रियल टाइम ट्रांसलेशन, वास्तविक समय में अनुवाद करके भाषाई विविधता को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। अच्छा, रियल टाइम ट्रांसलेशन, ये तो बहुत उपयोगी हो सकता है। हाँ, कोई सदस्य अपनी मातृभाषा में बोले और बाकी सदस्य उसे अपनी भाषा में तुरंत सुन या पढ़ सकें। एआई विधायी प्रश्नों, लेजिस्लेटिव क्वेश्चंस के पैटर्न का विश्लेषण करके बता सकता है कि किन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है या कौन से क्षेत्र उपेक्षित रह रहे हैं। ये सब काम दक्षता बढ़ा सकते हैं और सदस्यों को ज्यादा जानकारी के साथ निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। ये फायदे तो हैं, लेकिन चुनौतियां भी होंगी जरूर। खासकर वन नेशन वन एप्लीकेशन को लेकर राज्यों की अपनी चिंताएं हो सकती हैं। फेडरल स्ट्रक्चर का क्या होगा? और प्राइवेसी का मुद्दा भी तो है। बिल्कुल, ये मेंस के जीएस पेपर 2 गवर्नेंस एंड फेडरलिज्म के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। वन नेशन वन एप्लीकेशन का विचार एफिशिएंसी और यूनिफॉर्मिटी के लिए अच्छा है, लेकिन भारत का संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर बहुत जटिल है। जैसा कि हमने देखा, प्रगति असमान रही है। इसके पीछे सिर्फ तकनीकी कारण नहीं है। राज्यों को कई चिंताएं हो सकती हैं। जैसे पहला, डेटा का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा। राज्यों को लग सकता है कि सारा विधायी डेटा एक केंद्रीय सर्वर पर जाने से उनकी स्वायत्तता, ऑटोनॉमी कम होगी या केंद्र का हस्तक्षेप बढ़ेगा। ये चिंता तो हो सकती है। दूसरा, वित्तीय बोझ, फाइनेंशियल बर्डन। भले ही केंद्र बड़ा हिस्सा दे रहा हो, राज्यों को अपना 10% या 40% हिस्सा भी देना होता है और साथ ही रखरखाव और मेंटेनेंस का खर्च भी उठाना होता है। छोटे या कम विकसित राज्यों के लिए यह बोझ हो सकता है। तीसरा, प्रशासनिक और तकनीकी क्षमता, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल कैपेसिटी। सभी राज्यों के पास नीवा को अपनाने और चलाने के लिए समान तकनीकी विशेषज्ञता या प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं हो सकते हैं। इसलिए केंद्र को राज्यों के साथ लगातार संवाद और सहमति, कंसल्टेशन एंड कंसेंसस बिल्डिंग बनाने की जरूरत होगी। सिर्फ ऊपर से निर्देश देने से काम नहीं चलेगा। और एआई के इस्तेमाल से जुड़े नैतिक सवाल, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, बायस, वो भी तो होंगे। हाँ बिल्कुल, एआई का एकीकरण कई नैतिक दुविधाएं, एथिकल डिलेमास भी खड़ी करता है। पहला, प्राइवेसी। संवेदनशील विधायी डेटा जैसे समितियों की गोपनीय बैठकें या सदस्यों के बीच निजी संचार अगर एआई द्वारा एक्सेस किया जाता है तो सांसदों की निजता का हनन हो सकता है। दूसरा, सिक्योरिटी। इस केंद्रीकृत डेटाबेस की सुरक्षा एक बड़ी चिंता है। हैकिंग या डेटा लीक के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तीसरा, एल्गोरिथमिक बायस यानी एल्गोरिथम पूर्वाग्रह। एआई सिस्टम उस डेटा पर प्रशिक्षित होते हैं जो उन्हें दिया जाता है। अगर डेटा में ही कोई पूर्वाग्रह है तो एआई के आउटपुट में भी वो पूर्वाग्रह दिखेगा।
क्या एआई किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा या तर्क को अनजाने में ज्यादा महत्व दे सकता है? ये भी एक सवाल है। इसलिए तकनीकी नवाचार को अपनाने के साथ साथ लोकतांत्रिक जवाबदेही, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और नैतिक दिशा निर्देशों, एथिकल गाइडलाइंस का एक मजबूत ढांचा बनाना बहुत जरूरी है। तो नीवा का भविष्य कैसा दिखता है? क्या ये भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में सफल होगा? देखिए, शॉर्ट टर्म में इस कॉन्फ्रेंस के बाद बाकी राज्यों पर नेवा अपनाने का दबाव बढ़ेगा और शायद कुछ और राज्य डिजिटल हो जाएं। मीडियम टर्म में देश भर की विधायी प्रक्रियाओं का एक मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज्ड और संरचित, स्ट्रक्चर्ड डेटा का विशाल भंडार तैयार होगा। ये डेटा शोधकर्ताओं, नीति विश्लेषकों और जनता के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। लॉन्ग टर्म में अगर चुनौतियों का समाधान कर लिया जाए तो नेवा विधायी कार्य को ज्यादा डेटा ड्रिवन, कुशल, पारदर्शी और सुलभ, एक्सेसिबल बना सकता है। इससे नागरिकों की भागीदारी बढ़ सकती है और लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हो सकती हैं। लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या इसे सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना से लागू किया जाता है और क्या नैतिक चिंताओं का समाधान किया जाता है। चलिए, पॉलिटी और गवर्नेंस के बाद अब रुक करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का। यहाँ एक अच्छी खबर आ रही है। भारत और यूरोपियन यूनियन EU के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट FTA पर जो बातचीत चल रही है उसमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल ब्रसल्स में थे और उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों के बीच जो मतभेद थे वे सिग्निफिकेंटली यानी काफी हद तक कम हो गए हैं। जी हाँ, ये वाकई एक सकारात्मक विकास है। संबंधित जानकारी के अनुसार दोनों पक्ष, भारत और EU, इस बात पर सहमत हैं कि वे 2025 के अंत तक एक म्यूचुअली बेनिफिशियल, बैलेंस्ड एंड इक्विटेबल यानी पारस्परिक रूप से लाभकारी, संतुलित और न्यायसंगत समझौते पर पहुंचना चाहते हैं। ये शब्द बैलेंस्ड और इक्विटेबल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर FTA वार्ताओं में विकासशील देशों को लगता है कि समझौते विकसित देशों के पक्ष में झुक जाते हैं। यहाँ दोनों पक्ष संतुलन साधने की बात कर रहे हैं। तकनीकी टीम, हाई लेवल EU टेक्निकल टीम अगले हफ्ते दिल्ली आ रही है। अच्छा, EU की टीम दिल्ली आ रही है? जी हाँ, इनका मुख्य फोकस होगा नॉन सेंसिटिव इंडस्ट्रियल टैरिफ लाइंस पर चर्चा को अंतिम रूप देना। मतलब ऐसी औद्योगिक वस्तुएं जिन पर टैरिफ कम करने को लेकर ज्यादा विवाद नहीं है, उन पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि बातचीत आगे बढ़ सके। ये एक तरह से कह सकते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स को पहले साधने की रणनीति है। ये FTA भारत और EU दोनों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? व्यापार के लिहाज से देखें तो आंकड़े क्या कहते हैं? नंबर्स क्या हैं इस रिश्ते के? ये FTA दोनों के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। आंकड़ों की बात करें तो EU भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार ट्रेडिंग पार्टनर है। साल 2023 में सिर्फ वस्तुओं, गुड्स में ही द्विपक्षीय व्यापार, बायलैटरल ट्रेड 124 बिलियन यूरोज का था। 124 बिलियन? ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और सेवाओं, सर्विसेज का व्यापार इसके अलावा है। वहीं भारत EU का 10th सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ये आंकड़े इस व्यापारिक रिश्ते की अहमियत बताते हैं। ये समझौता अचानक शुरू नहीं हुआ है। बातचीत 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन 2013 में कुछ मुद्दों पर मतभेद के कारण रुक गई थी। अच्छा, 2013 में रुक गई थी? जी। फिर एक लंबे अंतराल के बाद जून 2022 में इसे फिर से शुरू किया गया। तो ये एक लंबी और थोड़ी जटिल प्रक्रिया रही है। तो अब जब बातचीत फिर से पटरी पर आई है, मुख्य रुकावटें या कहें कि संवेदनशील मुद्दे, स्टिकी पॉइंट्स कौन से हैं और भारत किन क्षेत्रों में रियायतें चाहता है? प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये जानना जरूरी है। जानकारी के अनुसार सबसे संवेदनशील मुद्दे कुछ खास क्षेत्रों से जुड़े हैं। पहला, स्टील और ऑटोमोबाइल्स। इन क्षेत्रों में टैरिफ कम करने को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने हित हैं और सहमति बनाना मुश्किल हो रहा है। दूसरा, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBM। ये एक EU का नया रेगुलेशन है जिस पर हम अभी विस्तार से बात करेंगे। ये भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। CBM, हाँ, ये बहुत सुना है आजकल। अब भारत की प्राथमिकताएं क्या हैं? भारत चाहता है कि उसके लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स यानी ऐसे क्षेत्र जिनमें ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, जैसे टेक्सटाइल्स, कपड़ा उद्योग, फार्मास्यूटिकल्स, दवा उद्योग और इंजीनियरिंग गुड्स, उन्हें EU बाजार में तरजीही व्यवहार, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिले। मतलब इन पर टैरिफ्स कम हो? हाँ, मतलब इन सामानों पर टैरिफ कम हो या खत्म हो जाए ताकि भारतीय निर्यातकों को फायदा हो। आपने CBAM का जिक्र किया, ये आजकल काफी चर्चा में है। ये है क्या भला, और ये इतना विवादास्पद क्यों है, खासकर भारत जैसे देशों के लिए? CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म,
इसे सरल भाषा में समझें तो यह एक तरह का कार्बन टैक्स है जो ईयू अपने बॉर्डर पर लगा रहा है। कार्बन टैक्स? बॉर्डर पर, हाँ। ये टैक्स उन आयातित इंपोर्टेड सामानों पर लगेगा जिनके उत्पादन में ज्यादा कार्बन उत्सर्जन, कार्बन एमिशन हुआ हो। फिलहाल ये कुछ खास क्षेत्रों पर लागू है, जैसे स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोजन। ईयू का कहना है कि इसका उद्देश्य कार्बन लीकेज को रोकना है। कार्बन लीकेज का मतलब है कि ईयू की कंपनियां अपने यहाँ सख्त जलवायु नियमों से बचने के लिए अपना उत्पादन उन देशों में शिफ्ट कर सकती हैं जहां नियम ढीले हैं। अच्छा, तो ये उन्हें रोकने के लिए है। हाँ, सीबैम लगाने से उन देशों से आने वाला सामान महंगा हो जाएगा, जिससे ईयू कंपनियों को उत्पादन शिफ्ट करने का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों के लिए ये एक बड़ी चिंता है। क्यों? क्योंकि हमारे निर्यातक, खासकर स्टील और एल्यूमिनियम जैसे क्षेत्रों में, को ईयू को निर्यात करने के लिए अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा। इससे उनका सामान ईयू बाजार में महंगा हो जाएगा और उनकी कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता, कम हो जाएगी। भारत इसे एक नॉन टैरिफ बैरियर, एनटीबी, यानी गैर टैरिफ बाधा के रूप में देख रहा है। एनटीबी मतलब टैरिफ नहीं, पर एक बाधा। बिल्कुल, मतलब एफटीए के तहत टैरिफ तो कम हो जाएंगे, लेकिन ये नया सीबैम टैक्स लगाकर ईयू एक नई बाधा खड़ी कर रहा है। तो ये एफटीए सिर्फ व्यापार और टैक्स कम करने के बारे में नहीं है, क्या इसका कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक महत्व भी है? आजकल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हर चीज का एक जियोपॉलिटिकल एंगल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका गहरा जियोपॉलिटिकल महत्व है। इसे सिर्फ एक व्यापार समझौते के तौर पर देखना अधूरी तस्वीर होगी। यू के नजरिए से देखें तो यह उनकी चीन पर निर्भरता कम करने यानी डी रिस्किंग की रणनीति का हिस्सा है। साथ ही वे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत जैसी बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ अपनी साझेदारी मजबूत करना चाहते हैं। अच्छा, चीन फैक्टर और इंडो पैसिफिक। हाँ, और भारत के लिए यह एफटीए ग्लोबल वैल्यू चेन्स, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अपनी स्थिति मजबूत करने, यूरोप से ज्यादा निवेश, इन्वेस्टमेंट और आधुनिक तकनीक, टेक्नोलॉजी आकर्षित करने का एक अवसर है। यह भारत की एक विश्वसनीय वैश्विक आर्थिक शक्ति, रिलायबल ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनने की महत्वाकांक्षा का भी हिस्सा है। इस बात का संकेत हमें आधिकारिक बयानों से भी मिलता है, जिनमें सिर्फ व्यापारिक लाभों की बात नहीं होती, बल्कि पॉलिटिकल ट्रस्ट एंड स्ट्रैटेजिक टाइज, राजनीतिक विश्वास और रणनीतिक संबंधों पर भी जोर दिया जाता है। पॉलिटिकल ट्रस्ट एंड स्ट्रेटेजिक टाइज। जी, ये दिखाता है कि ये समझौता आर्थिक साझेदारी से बढ़कर एक रणनीतिक गठजोड़, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की दिशा में एक कदम है। तो क्या लगता है, क्या ये समझौता 2025 के अंत तक हो पाएगा? और अगर होता है तो इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? देखिए, शॉर्ट टर्म में अगले हफ्ते होने वाली तकनीकी टीम की बैठक से उम्मीद है कि कम से कम नॉन सेंसिटिव इंडस्ट्रियल टैरिफ लाइंस पर कुछ प्रगति होगी, जिससे बातचीत का मोमेंटम बना रहे। मीडियम टर्म में अगर समझौता होता है तो भारतीय निर्यातकों, खासकर टेक्सटाइल्स, फार्मा और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे क्षेत्रों में को ईयू के बड़े बाजार तक बेहतर पहुंच मिलेगी। इससे भारत में यूरोपीय निवेश भी बढ़ सकता है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में। लॉन्ग टर्म में यह समझौता भारत ईयू आर्थिक संबंधों को एक नई दिशा दे सकता है। सप्लाई चेन्स ज्यादा गहरी और मजबूत हो सकती हैं। यह समझौता भविष्य के व्यापार समझौतों के लिए एक नया टेम्पलेट भी सेट कर सकता है। ऐसे समझौते जो न केवल व्यापार को बढ़ावा दें, बल्कि स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण और सामाजिक मानकों, सोशल स्टैंडर्ड्स को भी महत्व दें। लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सीबीएम जैसे जटिल मुद्दों का क्या समाधान निकलता है और क्या समझौता वाकई बैलेंस्ड एंड इक्विटेबल साबित होता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति दोनों तरफ दिख रही है, इसलिए उम्मीदें बनी हुई हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जटिलताओं से निकलकर अब जरा अपने देश में आए एक प्राकृतिक आपदा पर नजर डालते हैं। एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन में बात करते हैं चक्रवात मोन्था की। सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म मोन्था, गंभीर चक्रवाती तूफान मोन्था ने कल देर रात और आज सुबह आंध्र प्रदेश तट पर दस्तक दी है। हाँ, ये चक्रवात 28 अक्टूबर की देर रात और 29 अक्टूबर की सुबह के बीच आंध्र प्रदेश तट पर नरसुपुर के पास टकराया, जिसे लैंडफॉल कहते हैं। जब ये टकराया तब ये एक सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में था, मतलब हवा की रफ्तार काफी तेज थी, लगभग 89 से 117 किलोमीटर प्रति घंटा। काफी तेज सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। जी,
हालांकि लैंडफॉल के बाद जमीन से टकराने और नमी की कमी के कारण अब ये कमजोर होकर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया है। इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD का अनुमान है कि ये और कमजोर होकर एक डीप डिप्रेशन में बदल जाएगा। लेकिन इसके टकराने से नुकसान तो हुआ ही होगा, खासकर तटीय इलाकों में। क्या जानकारी है नुकसान के बारे में? बिल्कुल, नुकसान हुआ है। हालांकि मानवीय क्षति, लॉस ऑफ लाइफ को काफी हद तक रोकने में सफलता मिली है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। हाँ, ये अच्छी बात है। जी, लेकिन आर्थिक नुकसान खासकर कृषि क्षेत्र में काफी हुआ है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अकेले आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण लगभग 43,000 हेक्टेयर में खड़ी फसल पानी में डूब गई है या बर्बाद हो गई है। 43,000 हेक्टेयर्स, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है किसानों के लिए। बहुत बड़ा झटका है। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों जैसे उड़ीसा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे वहां भी जनजीवन प्रभावित हुआ है। जब ऐसी कोई आपदा आती है तो भारत का डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है? कौन-कौन सी एजेंसियां इसमें शामिल होती हैं? क्या कोई निर्धारित प्रक्रिया है? हाँ, भारत के पास अब एक सुस्थापित आपदा प्रबंधन प्रणाली है, जिसका कानूनी आधार है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2025। ये कानून 2004 की सुनामी के बाद लाया गया था। इस एक्ट ने एक मल्टी टियर्ड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर यानी बहुस्तरीय संस्थागत ढांचा तैयार किया है। नेशनल लेवल पर शीर्ष पर है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। NDMA नीतियां, योजनाएं और दिशा निर्देश बनाती हैं। इसके साथ ही नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी होती है, जो कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में काम करती है और बड़ी आपदाओं के समय राहत कार्यों का समन्वय करती है। NDMA और NCMC नेशनल लेवल पे, ठीक है। स्टेट लेवल पर हर राज्य में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी SDMA होती है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर जिले में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA होती है, जिसके सह अध्यक्ष जिला कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जिला परिषद के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। तो ये त्रिस्तरीय ढांचा हो गया? जी, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये तो हुआ संस्थागत ढांचा। अब बात करते हैं एजेंसियों की। पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग और चेतावनी, वार्निंग के लिए मुख्य जिम्मेदारी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD की है, खासकर चक्रवात, बाढ़, लू आदि के लिए। विशेष बचाव और राहत कार्यों, स्पेशलाइज्ड रिस्पांस के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF है, जो केंद्र सरकार की विशेष प्रशिक्षित फोर्स है। NDRF की टीमें हमेशा दिखती हैं ऐसी आपदाओं में। हाँ, इसी तरह राज्यों की अपनी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेज SDRFs होती हैं। ओडिशा की ODRAF, ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स को अक्सर एक मॉडल SDRF माना जाता है। और जरूरत पड़ने पर बड़े पैमाने पर सहायता के लिए सशस्त्र बलों, आर्म्ड फोर्सेस, सेना, नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया जाता है। आपने मानवीय क्षति को रोकने में सफलता का जिक्र किया। क्या ये भारत की जीरो कैजुअलिटी पॉलिसी का नतीजा है? ये पॉलिसी है क्या? और क्या मोन्था के मामले में यह सफल रही? हाँ, जीरो कैजुअलिटी पॉलिसी भारत की आपदा प्रबंधन रणनीति का एक प्रमुख लक्ष्य बन गई है, खासकर चक्रवातों के संदर्भ में। इसका मतलब है कि आपदा के दौरान किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए। इसे हासिल करने के लिए दो मुख्य रणनीतियों पर जोर दिया जाता है। पहला, समय पर और सटीक प्रारंभिक चेतावनी, टाइमली एंड एक्यूरेट अर्ली वार्निंग्स। IMD अब चक्रवातों के पथ, ट्रैक, तीव्रता, इंटेंसिटी और लैंडफॉल के समय और स्थान का काफी सटीक पूर्वानुमान लगा लेता है। इस जानकारी को तुरंत सभी संबंधित एजेंसियों और जनता तक पहुंचाया जाता है। और दूसरा, सक्रिय सामूहिक निकासी, प्रोएक्टिव मास इवैक्यूएशंस। चेतावनी मिलने के बाद संवेदनशील क्षेत्रों, वल्नरेबल एरियाज, खासकर निचले तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाता है। इसमें स्थानीय प्रशासन, NDRF, SDRF, पुलिस और स्वयंसेवी संगठन मिलकर काम करते हैं। मोन्था के मामले में उपलब्ध जानकारी यही दर्शाती है कि यह समन्वित प्रतिक्रिया, कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस, काफी सफल रही। IMD ने समय पर सटीक भविष्यवाणी की। NCMC ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया। NDRF, SDRF, सेना, नौसेना, तटरक्षक बल, कोस्ट गार्ड की टीमों को पहले से ही संवेदनशील जिलों में तैनात प्री-पोजिशन कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरकारों ने बड़े पैमाने पर लोगों को, खासकर गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों जैसे हाई रिस्क समूहों को सुरक्षित आश्रयों, साइक्लोन शेल्टर्स में पहुंचाया।
इसी वजह से जहां पहले ऐसे चक्रवातों में हजारों जानें जाती थी, जैसे 1999 के ओडिशा सुपर साइक्लोन में, अब मानवीय क्षति को न्यूनतम लगभग 0 के करीब रखने में सफलता मिल रही है। ये तो वाकई काबिले तारीफ है। जी हाँ, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बने ढांचे की प्रभावशीलता और 1999 की त्रासदी से सीखे गए सबक का प्रमाण है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जानें बचाई जा सकीं, लेकिन जैसा आपने शुरू में बताया, 43,000 हेक्टेयर फसल का नुकसान, ये आंकड़ा तो डराने वाला है। क्या ये हमारी आपदा प्रबंधन रणनीति की एक, कह सकते हैं, सीमा को उजागर नहीं करता? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जीवन बचाने में सफलता निश्चित रूप से सराहनीय है और हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन मौनथा का परिणाम आपदा प्रबंधन के अगले महत्वपूर्ण मोर्चे, नेक्स्ट क्रिटिकल फ्रंटियर को उजागर करता है, और वो है आर्थिक लचीलापन, इकोनॉमिक रेजिलियंस। आंध्र प्रदेश में अकेले 43,000 हेक्टेयर फसल का नुकसान ये दिखाता है कि हमारे तटीय समुदाय, विशेषकर वो जो कृषि और मत्स्य पालन, फिशरीज पर निर्भर हैं, आर्थिक रूप से कितने वल्नरेबल हैं। एक छोटे किसान या मछुआरे के लिए एक चक्रवात उनकी साल भर की कमाई और संपत्ति को तबाह कर सकता है, उन्हें कर्ज के जाल में फंसा सकता है। यह एक तरह की दूसरी आपदा, सेकंड डिजास्टर है, जो जान बचने के बाद उनकी आजीविका पर आती है। तो इस दूसरी आपदा से निपटने के लिए क्या करने की जरूरत है? सिर्फ लोगों को सुरक्षित निकाल लेना और खाना पहुंचा देना काफी नहीं है, जैसा कि आप कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। भविष्य में हमारे आपदा प्रबंधन ढांचे को केवल भौतिक सुरक्षा, फिजिकल सेफ्टी से आगे बढ़कर आजीविका की सुरक्षा, प्रोटेक्टिंग लाइवलीहुड्स और आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिकवरी के लिए मजबूत तंत्र शामिल करने होंगे। इसके लिए कई स्तरों पर काम करना होगा, जैसे पहला, क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस, ऐसी कृषि पद्धतियों और मत्स्य पालन तकनीकों को बढ़ावा देना जो जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाओं को बेहतर ढंग से झेल सकें, जैसे खारे पानी को सहने वाली फसलें, मजबूत नावें वगैरह। हाँ, ये जरूरी है। दूसरा, इफेक्टिव इंश्योरेंस कवरेज। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY जैसी फसल बीमा योजनाओं और पशुधन बीमा योजनाओं का कवरेज बढ़ाना और क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना। तीसरा, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन। तटीय समुदायों को केवल कृषि या मत्स्य पालन पर निर्भर रहने के बजाय आय के अन्य स्रोत विकसित करने में मदद करना, जैसे पर्यटन, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण। और चौथा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। आपदा के बाद प्रभावित आबादी को तेजी से आर्थिक राहत, फाइनेंशियल रिलीफ और पुनर्निर्माण के लिए सस्ता ऋण, सॉफ्ट लोन्स उपलब्ध कराने के लिए विशेष वित्तीय साधन बनाना। हमें आर्थिक लचीलेपन को भी जीरो कैजुअलिटी जितना ही महत्व देना होगा। प्रीलिम्स के लिए कुछ क्विक फैक्ट्स इस चक्रवात के बारे में जो याद रखने चाहिए, एकदम फटाफट। जरूर, कुछ मुख्य बातें। लैंडफॉल स्थल, चक्रवात मोंथा ने आंध्र प्रदेश तट पर नारसापुर के पास लैंडफॉल किया। श्रेणी, लैंडफॉल के समय यह सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था। हवा गति 89 से 117 किलोमीटर पर आवर। नामकरण, चक्रवातों का नामकरण वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ESCAP द्वारा समन्वित इस क्षेत्र के 13 सदस्य देशों का एक पैनल बारी बारी से करता है। हर देश नामों की एक सूची देता है। अच्छा, 13 देश मिलके नाम रखते हैं। जी, और तीव्रता का वर्गीकरण, IMD हवा की गति के आधार पर चक्रवातों को वर्गीकृत करता है। डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, साइक्लोनिक स्टॉर्म, सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म और सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ये श्रेणियां याद रखना प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन पर। यहाँ एक ऐसी खबर है जो टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है और वाकई चिंताजनक है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का एक AI जनित डीपफेक वीडियो पकड़ा है और उसे खारिज किया है। हाँ, ये एक बेहद गंभीर मामला है। डीफेक टेक्नोलॉजी का खतरा अब सिर्फ मनोरंजन या व्यक्तिगत मानहानि तक सीमित नहीं रहा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा बन गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये एक दुर्भावनापूर्ण मिलिशियस वीडियो था जिसे कथित तौर पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स द्वारा सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा था। इस वीडियो में राष्ट्रपति की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था और उसके साथ एक मनगढ़ंत ऑडियो क्लिप, फैब्रिकेटेड ऑडियो क्लिप जोड़ा गया था। फेक ऑडियो। जी बिल्कुल फेक, जिसमें उन्हें गलत तरीके से ये कहते हुए दिखाया गया था कि उन्हें राफेल लड़ाकू विमानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है।
पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्पष्ट किया कि ये वीडियो पूरी तरह से नकली, फेक है और इसका उद्देश्य जनता को गुमराह करना, भ्रम फैलाना और देश में कलह, डिस्कॉर्ड पैदा करना है। डीप फेक होता क्या है, बिल्कुल सरल शब्दों में, और ये बनता कैसे है? ये शब्द आजकल इतना सुनने में क्यों आ रहा है? डीप फेक मूल रूप से डीप लर्निंग और फेक शब्दों को मिलाकर बना है। ये एक प्रकार का सिंथेटिक मीडिया है, यानी कृत्रिम रूप से बनाया गया मीडिया, ऑडियो या वीडियो। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, खासकर डीप लर्निंग की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे आम तकनीक है जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स, जिसे गैन्स कहते हैं। गैन्स? हाँ, ये सुना है। गैन्स में 2 एआई मॉडल एक साथ काम करते हैं। एक जनरेटर जो नकली इमेज या वीडियो बनाने की कोशिश करता है, और दूसरा डिस्क्रिमिनेटर जो असली और नकली के बीच फर्क करने की कोशिश करता है। ये दोनों एक दूसरे से सीखते हुए इतने बेहतर हो जाते हैं कि जनरेटर द्वारा बनाया गया फेक कंटेंट बिल्कुल असली जैसा लगने लगता है। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी मौजूदा वीडियो में एक व्यक्ति के चेहरे पर किसी और का चेहरा लगाया जा सकता है, या किसी की आवाज की हूबहू नकल करके उससे कुछ भी कहलवाया जा सकता है, जैसा कि राष्ट्रपति वाले मामले में करने की कोशिश की गई। ये तो बहुत खतरनाक है। मतलब कोई भी किसी का भी वीडियो बनाकर कुछ भी फैला सकता है। भारत में इससे निपटने के लिए क्या कानूनी ढांचा, लीगल फ्रेमवर्क है? क्या मौजूदा कानून काफी है? देखिए, भारत में सीधे तौर पर डीप फेक को परिभाषित करने वाला कोई एक विशेष कानून अभी नहीं है, लेकिन मौजूदा कानूनों के कुछ प्रावधानों का इस्तेमाल इससे निपटने के लिए किया जा सकता है। इनमें शामिल हैं: पहला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 यानी आईटी एक्ट। इसके धारा 66D कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके धोखाधड़ी, धारा 66E निजता का उल्लंघन, धारा 67, 67A, 67B अश्लील सामग्री का प्रकाशन का इस्तेमाल हो सकता है। आईटी एक्ट? ठीक है। दूसरा, आईटी रूल्स 2021। ये नियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट मॉडरेशन को लेकर ज्यादा जिम्मेदारी डालते हैं। तीसरा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, डीपीडीपी एक्ट। यह व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोकने में मदद कर सकता है। और चौथा, भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस। इसमें मानहानि, डेफेमेशन, धोखाधड़ी, चीटिंग, जालसाजी, फोर्जरी जैसे अपराधों के लिए प्रावधान हैं, जिनका इस्तेमाल डीप फेक के मामलों में हो सकता है। लेकिन जैसा कि राष्ट्रपति वाले मामले से स्पष्ट है, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से विकसित हो रही है कि मौजूदा कानून अक्सर पीछे रह जाते हैं। इन कानूनों को लागू करना भी एक चुनौती है, खासकर जब कंटेंट विदेशी सर्वर से या गुमनाम अकाउंट से फैलाया जा रहा हो। तो सरकार क्या कर रही है? क्या कानूनों में बदलाव का कोई प्रस्ताव है? कुछ ठोस कदम? हाँ, सरकार इस खतरे को लेकर सचेत है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITI ने आईटी रूल्स 2021 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इन प्रस्तावित संशोधनों में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी एआई जनित कंटेंट, एआई जनरेटेड कंटेंट पर स्पष्ट लेबलिंग, क्लियर लेबलिंग अनिवार्य की जाए। लेबलिंग मतलब लिखा होगा कि ये एआई से बना है? जी हाँ, मतलब अगर कोई ऑडियो, वीडियो या इमेज एआई की मदद से बनाई गई है या उसमें बदलाव किया गया है, तो उस पर साफ साफ लिखा होना चाहिए कि ये एआई जनरेटेड है। जानकारी के अनुसार प्रस्तावित नियमों में यह भी कहा गया है कि विजुअल कंटेंट पर लेबल कम से कम 10% डिस्प्ले एरिया को कवर करे, और ऑडियो कंटेंट में डिस्क्लोजर, खुलासा कुल अवधि के कम से कम 10% तक चलना चाहिए। इसका उद्देश्य पारदर्शिता लाना है, ताकि लोगों को पता चल सके कि वे जो देख या सुन रहे हैं वो असली है या कृत्रिम। क्यों माना जा रहा है? ये सिर्फ एक फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन का मामला क्यों नहीं है? ये सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन से कहीं ज्यादा गंभीर है। इसके राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने के कई कारण हैं। पहला, टारगेटिंग द हेड ऑफ स्टेट। इसमें सीधे तौर पर भारत के राष्ट्राध्यक्ष, हेड ऑफ स्टेट को निशाना बनाया गया है, जो भारतीय गणराज्य का प्रतीक हैं और सशस्त्र बलों की सुप्रीम कमांडर भी हैं। उनके बारे में झूठी खबर फैलाना देश की संप्रभुता और स्थिरता पर हमला है। हाँ, ये बात तो है। हेड ऑफ स्टेट को टारगेट करना गंभीर है। दूसरा, इंसेंडियरी नैरेटिव। जो झूठा नैरेटिव गढ़ा गया कि सरकार राष्ट्रपति को ब्लैकमेल कर रही है, यह बेहद भड़काऊ और राजनीतिक रूप से अस्थिरता पैदा करने वाला है। इसका उद्देश्य सरकार और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करना है। तीसरा, एक्सटर्नल प्रोपेगेंडा। जानकारी के अनुसार इसे बाहरी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स द्वारा फैलाया जा रहा था। यह ऐसे साधारण गलत सूचना से उठाकर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सूचना युद्ध या हाइब्रिड वॉरफेयर के दायरे में ले आता है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर? जी, जहां एक बाहरी ताकत देश के अंदर भ्रम और विभाजन पैदा करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है।
इसका उद्देश्य सिर्फ राष्ट्रपति की छवि खराब करना नहीं, बल्कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाना, जनता के विश्वास को कमजोर करना, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना और अंततः भारतीय राज्य इंडियन स्टेट की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाना है। पीआईबी का फैक्ट चेक करना एक जरूरी कदम है, लेकिन जैसा आपने कहा ये रिएक्टिव है, मतलब नुकसान होने के बाद किया गया। तो आगे क्या करने की जरूरत है? एक प्रोएक्टिव रणनीति क्या हो सकती है? बिल्कुल, हमें रिएक्टिव डीबंकिंग यानी गलत सूचना फैलने के बाद उसका खंडन करने से आगे बढ़कर एक व्यापक और प्रोएक्टिव राष्ट्रीय रणनीति की जरूरत है। इसमें कई तत्व शामिल होने चाहिए। पहला, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस। हमें एआई का मुकाबला एआई से करना होगा। ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने और अपनाने की जरूरत है जो एआई जनित डीप फेक का तेजी से और सटीकता से पता लगा सके। डिटेक्शन टूल्स। टेक्नोलॉजी से ही टेक्नोलॉजी का मुकाबला। हाँ। दूसरा, स्ट्रॉन्गर लीगल डिटेरेंस। मौजूदा कानूनों को मजबूत करने और शायद डीप फेक के दुर्भावनापूर्ण निर्माण और प्रसार को एक विशिष्ट अपराध, स्पेसिफिक ऑफेंस, घोषित करने की जरूरत है जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान हो। तीसरा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। चूंकि ये खतरा अक्सर सीमा पार से आता है, इसलिए दूसरे देशों के साथ राजनयिक सहयोग, डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन और सूचना साझाकरण, इंफॉर्मेशन शेयरिंग जरूरी है, ताकि ऐसे कंटेंट के स्रोत तक पहुंचा जा सके और जिम्मेदार राज्य या गैर राज्य अभिनेताओं, स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स को जवाबदेह ठहराया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी जरूरी है। बिल्कुल। चौथा, पब्लिक डिजिटल लिटरेसी। सबसे महत्वपूर्ण है जनता को जागरूक करना। एक बड़ा और निरंतर चलने वाला सार्वजनिक डिजिटल साक्षरता अभियान, पब्लिक डिजिटल लिटरेसी कैंपेन चलाने की जरूरत है, ताकि आम नागरिक खुद ही डीप फेक और अन्य प्रकार की गलत सूचनाओं को पहचान सकें और उनके झांसे में ना आएं। क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना होगा। और पांचवां, प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी तय करनी होगी कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर डीप फेक के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। इस संदर्भ में प्रीलिम्स के लिए कौन सी सरकारी एजेंसियां महत्वपूर्ण हैं, जिनके बारे में पता होना चाहिए? कुछ प्रमुख एजेंसियां हैं। पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट, यह प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के तहत काम करती है और सरकार से संबंधित गलत सूचनाओं का खंडन करती है। CRITIN यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, यह मीटी के तहत भारत की नोडल एजेंसी है जो साइबर सुरक्षा खतरों, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स पर प्रतिक्रिया देती है। CRITIN, हाँ, ये नाम सुना है। और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C, राइट। ये गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत स्थापित किया गया है और सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के लिए केंद्रीय मंच प्रदान करता है। इनके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है। टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के इस गंभीर मुद्दे के बाद अब एक सामाजिक मुद्दे, सोशल इशू पर आते हैं, जिसका संबंध विमानन सुरक्षा, एविएशन सेफ्टी और श्रम अधिकारों, लेबर राइट्स से है। खबर है कि एक पायलट समूह ने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के कदम की कड़ी आलोचना की है। मामला क्या है ये? मामला जुड़ा है पायलटों की थकान, पायलट फटीग से, जो विमानन सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम है। हुआ ये कि दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली हाईकोर्ट ने पायलटों की थकान को कम करने के लिए नए ज्यादा सख्त फ्लाइट एंड ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस FDTL नियम लागू करने का आदेश दिया था। इन नियमों में रात की उड़ानों, नाइट फ्लाइट्स पर कुछ प्रतिबंध भी शामिल थे। यह आदेश अप्रैल में आया था और इसे 3 दिनों के अंदर लागू होना था। अच्छा, कोर्ट का आदेश था? जी, लेकिन अब खबर आ रही है कि DGCA ने कुछ एयरलाइनों को, जैसे एयर इंडिया, इन सख्त नियमों से अस्थायी छूट, एग्जेम्पशन दे दी है। इसी छूट की पायलट समूह आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि एयर इंडिया ने तो अपने क्रू को पहले ही नए नियमों के एक हल्के डाइल्यूटेड संस्करण के बारे में सूचित कर दिया है। नियमों को हल्का कर दिया? हाँ, ऐसा पायलट समूह का आरोप है। वे इसे कोर्ट के आदेश की भावना के खिलाफ और कानून का उल्लंघन, ब्रीच ऑफ लॉ कह रहे हैं। पायलट की थकान इतनी गंभीर समस्या क्यों मानी जाती है और DGCA की भूमिका क्या है इस सब में? पायलट फटीग कोई मामूली थकान नहीं है। ये नींद की कमी, लैक ऑफ स्लीप, लंबे समय तक जागते रहने, प्रोलॉन्ग्ड वेकफुलनेस, या लगातार काम के बोझ, वर्कलोड के कारण पायलट की मानसिक और शारीरिक प्रदर्शन क्षमता, मेंटल एंड फिजिकल परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी में आई कमी की एक शारीरिक स्थिति है। थका हुआ पायलट सही समय पर सही निर्णय लेने में चूक कर सकता है, उसकी प्रतिक्रिया धीमी हो सकती है और गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। दुनिया भर में हुई कई विमान दुर्घटनाओं की जांच में पायलट की थकान एक प्रमुख योगदान कारक, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर पाया गया है। ये तो वाकई खतरनाक है। हाँ, और DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन
भारत में नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन के लिए नियामक संस्था रेगुलेटरी बॉडी है। इसकी जिम्मेदारी है विमानन सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसी के तहत DGCA पायलटों और अन्य क्रू सदस्यों के लिए फ्लाइट एंड ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस FDTL यानी उड़ान और ड्यूटी के समय की सीमाएं निर्धारित करती हैं। FDTL नियम तय करते हैं कि एक पायलट एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने में अधिकतम कितने घंटे उड़ान भर सकता है, उसे 2 ड्यूटी के बीच कितना आराम रेस्ट पीरियड मिलना चाहिए, खासकर रात की उड़ानों के बाद। तो ये मामला मेंस के नजरिए से क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें कौन कौन से आयाम, डायमेंशंस जुड़े हुए हैं? ये मामला कई महत्वपूर्ण आयामों को छूता है जो इसे मेंस के लिए प्रासंगिक बनाते हैं। पहला, पब्लिक सेफ्टी वर्सेस इकोनॉमिक कंसिडरेशंस। एक तरफ यात्रियों की सुरक्षा का सवाल है जो सर्वोपरि होनी चाहिए, दूसरी तरफ एयरलाइन उद्योग के आर्थिक हित हैं। सख्त FDTL नियमों से एयरलाइनों के संचालन ऑपरेशंस पर असर पड़ सकता है। उन्हें ज़्यादा पायलट रखने पड़ सकते हैं, जिससे उनकी लागत कॉस्ट बढ़ सकती है। यह मामला इन दोनों के बीच संतुलन साधने की चुनौती को उजागर करता है। सुरक्षा बनाम अर्थव्यवस्था, हमेशा की बहस। बिल्कुल। दूसरा, लेबर राइट्स एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ। पायलटों और केबिन क्रू के लिए ये उनके श्रम अधिकारों और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का मामला है। अत्यधिक थकान उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है और उनके काम करने के अधिकार का हनन भी है। तीसरा, रोल ऑफ जुडिशरी एंड रेगुलेटर, न्यायपालिका और नियामक की भूमिका। दिल्ली उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप ये दिखाता है कि न्यायपालिका ने पायलट थकान को यात्री सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में पहचाना है। वहीं DGCA द्वारा कथित तौर पर छूट देना नियामक संस्था की भूमिका और स्वायत्तता ऑटोनॉमी पर सवाल उठाता है। क्या नियामक सुरक्षा मानकों को प्राथमिकता दे रहा है या वाणिज्यिक दबावों कमर्शियल प्रेशर्स के आगे झुक रहा है? ये गवर्नेंस का भी मुद्दा है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? सुरक्षा से भी समझौता ना हो और एयरलाइंस भी चलती रहें, कोई बीच का रास्ता। और थकान के जोखिम के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर तय किया जाना चाहिए, न कि सिर्फ एयरलाइंस की सुविधा या अंतर्राष्ट्रीय न्यूनतम मानकों की नकल करके। वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। जी हाँ। दूसरा, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट। DGCA को अपनी नियामक शक्ति का इस्तेमाल करके सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करना चाहिए और किसी भी तरह के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट के आदेशों का सम्मान होना चाहिए। तीसरा, कोलैबोरेटिव अप्रोच। नियामक, DGCA, एयरलाइंस इंडस्ट्री और पायलट संघों यूनियंस एसोसिएशंस के बीच एक सहयोगात्मक संवाद, कोलैबोरेटिव डायलॉग होना चाहिए, ताकि ऐसे नियम बने जो व्यवहारिक भी हों और सुरक्षा से समझौता भी न करें। फैटीग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स FRMS जैसे आधुनिक तरीकों को अपनाने पर भी विचार किया जा सकता है, जो हर पायलट की थकान के जोखिम का व्यक्तिगत स्तर पर आकलन करते हैं। क्रम के अगले हिस्से में चलते हैं और बात करते हैं कल्चर एंड हेरिटेज यानी संस्कृति और विरासत की। आज संस्कृति से जुड़ी खबर गोपाष्टमी पर्व के बारे में है। जी हाँ, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आज यानी 29 अक्टूबर 2025 को सुबह 9:23 AM 9:23 AM से शुरू हो गई है। हालांकि हिंदू त्योहारों में तिथि का मान सूर्योदय के समय से होता है, इसलिए मुख्य पर्व कल यानी 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह त्योहार गोपाष्टमी कहलाता है। गोपाष्टमी नाम से लग रहा है कि ये गायों से जुड़ा त्योहार है। इसका महत्व क्या है और इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं और परंपराएं क्या है? बिल्कुल सही समझा आपने। गोपाष्टमी मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और गायों, जिन्हें हिंदू धर्म में गौ माता कहा जाता है, को समर्पित एक त्योहार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वो दिन है जब भगवान कृष्ण ने पहली बार गोकुल की गायों और बछड़ों को चराने की जिम्मेदारी संभाली थी। इससे पहले वो केवल बछड़ों को ही चराते थे। इस दिन से उन्हें गोपाल कहा जाने लगा। अच्छा, गोपाल बनने का दिन। जी, ये त्योहार सनातन धर्म में गाय की पवित्रता और भारतीय समाज, जो पारंपरिक रूप से कृषि प्रधान रहा है, में गाय के आर्थिक और सामाजिक महत्व को रेखांकित करता है। एक और कथा इसे भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों को भगवान इंद्र के प्रकोप यानी बारिश और बाढ़ से बचाने की घटना से भी जोड़ती है। गोवर्धन पूजा के कुछ दिनों बाद ये पर्व आता है। और परंपराएं क्या है इस दिन की? इस दिन की परंपराओं की बात करें तो गायों और उनके बछड़ों को सुबह नहलाया जाता है, उन्हें फूलों की मालाओं और रंगीन कपड़ों और गहनों से सजाया जाता है। फिर उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है, जिसे गौ पूजा कहते हैं।
भक्त उन्हें अपने हाथों से ताज़ी घास, गुड़ और अन्य पौष्टिक चीज़ें खिलाते हैं। बहुत से लोग इस दिन गौशालाओं, काउशेड्स में जाते हैं, गायों की सेवा करते हैं, उन्हें चारा खिलाते हैं और दान पुण्य करते हैं। इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है और क्या इस साल 2025 में इसका कोई विशेष ज्योतिषीय महत्व भी बताया जा रहा है? सांस्कृतिक रूप से गोपाष्टमी गाय के प्रति उस गहरे सम्मान को दर्शाती है जो भारतीय संस्कृति में रचा बसा है। गाय को सिर्फ एक पशु नहीं, बल्कि मातृत्व, मदरहुड, निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेसनेस और प्रचुरता, एबंडेंस का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार हमें भारतीय समाज की देहाती जड़ों, पैस्टोरल रूट्स की याद दिलाता है और सर्वजीव हिताय यानी सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करने के पारिस्थितिकी सिद्धांत, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल को भी पुष्ट करता है। हाँ, उपलब्ध जानकारी के अनुसार 2025 में गोपाष्टमी के दिन रवि योग और शिववास योग जैसे शुभ योगों का संयोग बन रहा है, जिसके कारण इसे ज्योतिषीय दृष्टि से और भी अधिक शुभ माना जा रहा है। चलिए अब समय है आज की डिस्कशन से निकले कुछ मुख्य तथ्यों को संपादकीय अंतर्दृष्टि एडिटोरियल इनसाइट्स के रूप में संक्षेप में दोहराने का। यहाँ हम सिर्फ तथ्य प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। पहला, वनवासियों के विस्थापन पर। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की नई नीति टाइगर रिजर्व से विस्थापन को असाधारण, स्वैच्छिक और सबूत आधारित बनाने पर जोर देती है। FRA 2006 अधिकारों की मान्यता प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही विस्थापन पर विचार होगा। NFCRI और NDCI प्रस्तावित हैं, साथ ही वार्षिक स्वतंत्र ऑडिट भी होगा। दूसरा, भारत यूई व्यापार वार्ता पर। FTA वार्ता में लंबित मुद्दों पर मतभेद काफी कम हुए हैं। लक्ष्य 2025 के अंत तक एक संतुलित और न्यायसंगत समझौता करना है। यूई तकनीकी टीम अगले सप्ताह दिल्ली आएगी। मुख्य अटके हुए मुद्दे हैं स्टील, ऑटोमोबाइल पर टैरिफ, CBAM और अन्य EU रेगुलेशंस। तीसरा, चक्रवात प्रतिक्रिया पर। गंभीर चक्रवाती तूफान मोन्था आंध्र प्रदेश तट पर नरसपुर के पास टकराया। अब कमजोर हो गया है। आंध्र प्रदेश में लगभग 43,000 हेक्टेयर फसल क्षति का अनुमान है। प्रतिक्रिया में IMD, NDMA, NCMC, NDRF, SDRF, सेना, नौसेना, तटरक्षक बल शामिल थे, जिसने जीरो कैजुअल्टी दृष्टिकोण की सफलता को दर्शाया। लेकिन आर्थिक नुकसान एक चुनौती है। बहुत अच्छे। अब कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े यानी डेटा पॉइंट्स जो याद रखने चाहिए। क्विक रिकैप। जरूर। 43,000 हेक्टेयर आंध्र प्रदेश में चक्रवात मोन्था से अनुमानित फसल क्षति 124 बिलियन यूरो। साल 2023 में भारत और EU के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार मूल्य 37। भारत में कुल विधायी सदन जिन्हें नीवा प्रोजेक्ट के तहत एकीकृत करने का लक्ष्य है 18। जून 2025 तक नीवा के तहत पूरी तरह डिजिटल हाउस बन चुके विधायी सदनों की संख्या 923 AM। 29 अक्टूबर 2025 कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ, जिससे गोपाष्टमी पर्व का आरंभ हुआ। मुख्य पर्व 30 अक्टूबर को। अब बात करते हैं खबरों में रहे कुछ स्थानों, व्यक्तियों और रिपोर्ट फ्रेमवर्क की। प्लेसेस, पर्सन्स, रिपोर्ट्स इन न्यूज। स्थान, प्लेसेस, नरसपुर आंध्र प्रदेश, साइक्लोन मंथा लैंडफॉल साइट। ब्रसेल्स बेल्जियम, इंडिया EU FTA टॉक्स वेन्यू। व्यक्ति, पर्सन्स, पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री भारत। मारोश शेफचोविक यूरोपीय व्यापार आयुक्त EU। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति, जिनके डीप फेक का मामला सामने आया। रिपोर्ट फ्रेमवर्क, Reconciling Conservation and Community Rights, a Policy Framework for Relocation and Coexistence in India's Tiger Reserves, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी नई नीति। नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन नीवा। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM। शानदार। अब आते हैं प्रीलिम्स फैक्ट्स पर। क्विक रिवीजन टाइम। दिमाग की बत्तियां जला लीजिए एकदम तेजी से। चलिए तेजी से दोहराते हैं। साइक्लोन मोन्था सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, लैंडफॉल आंध्र प्रदेश तट पर नरसपुर के पास। नीवा डिजिटल इंडिया का मिशन मोड प्रोजेक्ट। लक्ष्य वन नेशन वन एप्लीकेशन, नोडल मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्रालय। फंडिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इंडिया EU FTA। लक्ष्य 2025 अंत तक। मुख्य मुद्दे स्टील, ऑटोमोबाइल्स पर टैरिफ, CBAM एक तरह का कार्बन टैक्स, NTB। FRA 2006 वनवासियों को अधिकार, ग्राम सभा को शक्ति, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट CWH परिभाषित करता है। ग्राम सभा सहमति जरूरी। WLP 1972 वन्यजीव संरक्षण कानून, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट CTH परिभाषित करता है, CWH से अलग। NTCA इसी के तहत। PIB फैक्ट चेक यूनिट
सरकारी सूचनाओं से संबंधित गलत सूचनाओं का खंडन करती है। डीप फेक्स, एआई जनित सिंथेटिक मीडिया, नकली ऑडियो वीडियो, अक्सर गैंग्स का उपयोग करके। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, गोपाष्टमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी कृष्ण और गायों को समर्पित। डीजीसीए, नागरिक उड्डयन नियामक एफटीडीएल जैसे सुरक्षा मानक तय करती है। सीटीएच वर्सेस सीडब्ल्यूएच, सीटीएए बाघों के लिए, सीडब्ल्यूएच सभी वन्य जीवों के लिए। ग्राम सभा सहमति अनिवार्य। बेहतरीन डिवीजन। अब जैसा कि हम हमेशा करते हैं, कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर करेंगे और आपकी उत्तर लेखन क्षमता को बेहतर बनाएंगे। इनके उत्तर लिखने का प्रयास जरूर करें। जरूर। ये रहे आज के अभ्यास प्रश्न। पहला, जीएस पेपर 2 टाइगर रिजर्व से वनवासियों के विस्थापन के लिए हाल ही में जारी किए गए नए नीति ढांचे का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। यह ढांचा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बीच लंबे समय से चले आ रहे द्वंद्वों को किस हद तक संबोधित करता है। 250 शब्द। दूसरा, जीएस पेपर 3 चक्रवात मोन्था जैसी आपदाओं के प्रति भारत की प्रतिक्रिया जीरो कैजुअल्टी लक्ष्य प्राप्त करने में बढ़ती सफलता दर्शाती है। हालांकि इन आपदाओं से होने वाला महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जलवायु प्रेरित आपदाओं के प्रति तटीय समुदायों में आर्थिक लचीलापन बनाने के लिए आवश्यक बहुआयामी उपायों पर चर्चा करें। 250 शब्द। तीसरा, जीएस पेपर 2 भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौता एफटीए की वार्ता पारंपरिक टैरिफ मुद्दों से आगे बढ़कर सीबीएएम जैसे जटिल नियामक और स्थिरता संबंधी क्षेत्रों तक पहुंच गई है। भारत की व्यापार नीति और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में इसकी स्थिति के लिए इस बदलाव के भू-राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण करें। 150 शब्द। चौथा, गलत सूचना से उत्पन्न होने वाले खतरे के एक नए और गंभीर आयाम को उजागर करती है। इस प्रकार के खतरों का मुकाबला करने के लिए भारत के मौजूदा कानूनी और तकनीकी ढांचे की पर्याप्तता का मूल्यांकन करें और आगे की राह सुझाएं। 250 शब्द। और पांचवां, जीएस पेपर 2 नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा भारत में विधायी निकायों के डिजिटलीकरण और ई गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इसका असमान कार्यान्वयन भारत के सहकारी संघवाद में निहित चुनौतियों को भी उजागर करता है। चर्चा करें। ये प्रश्न सच में सोचने पे मजबूर करते हैं। अब समय है एक छोटी सी डेली करंट अफेयर्स क्विज का। देखते हैं आज की चर्चा से कितना याद रहा। तैयार है? उत्तर अंत में दिए जाएंगे, पूरी ईमानदारी से प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल। ये रहे 5 सवाल। Q1 नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा परियोजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा मुख्य रूप से कार्यान्वित की जा रही है? ए मैठी, बी एमएचए, सी संसदीय कार्य मंत्रालय, डी कानून और न्याय मंत्रालय। Q2 भारत ईयू एफटीए वार्ता के संदर्भ में सीबीएएम का पूर्ण रूप क्या है? ए कस्टम्स बैरियर एडजस्टमेंट मैंडेट, बी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, सी कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल एग्रीमेंट मॉडल, डी क्रॉस बॉर्डर एसेट मैनेजमेंट। Q3 टाइगर रिजर्व से वनवासी समुदायों के विस्थापन के संबंध में नया सख्त नीति ढांचा हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा अनिवार्य किया गया है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी एनटीसीए, सी एमओईएफसीसी, डी जनजातीय कार्य मंत्रालय। Q4 गंभीर चक्रवाती तूफान मोन्था निम्नलिखित में से किस स्थान के पास लैंडफॉल किया? ए पुरी ओडिशा, बी विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, सी नरसपुर आंध्र प्रदेश, डी चेन्नई तमिलनाडु। 5 फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 वन भूमि पर अधिकारों के निर्धारण करने के लिए किसे प्राथमिक जमीनी स्तर की प्राधिकरण के रूप में सशक्त करता है? जिला कलेक्टर, राज्य वन विभाग, ग्राम सभा या राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड? चलिए अब देखते हैं सही उत्तर। Q1 का सही जवाब है सी संसदीय कार्य मंत्रालय। Q2 का सही जवाब है बी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। Q3 का सही जवाब है डी जनजातीय कार्य मंत्रालय। Q4 का सही जवाब है सी नरसपुर आंध्र प्रदेश और Q5 का सही जवाब है सी ग्राम सभा। उम्मीद है सभी जवाब सही रहे होंगे। अगर नहीं तो निराश ना हो, रिवीजन करते रहे। गलतियां सीखने का हिस्सा है। तो ये थे आज 29 अक्टूबर 2025 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स
और उनका विस्तृत विश्लेषण सिर्फ सुन लो यूपीएससी पर। आज हमने गहराई से समझा कि कैसे नई नीति वन अधिकार और बाघ संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। एफआरए और डब्ल्यूएलपीए के बीच की खींचतान को देखा। हमने नीवा के जरिए डिजिटल होती विधायिकाओं, उसमें एआई की संभावनाओं और संघीय ढांचे से जुड़ी चुनौतियों पर विस्तार से बात की। भारत ईयू एफटीए की प्रगति, उसके रणनीतिक महत्व और सीबीएम जैसी नई बाधाओं का विश्लेषण किया। चक्रवात मोन्था की प्रतिक्रिया में जीरो कैजुअलिटी की सफलता के साथ साथ आर्थिक लचीलेपन की तत्काल जरूरत को पहचाना। साथ ही हमने राष्ट्रपति के डीप फेक वीडियो से राष्ट्रीय सुरक्षा को उत्पन्न खतरे, उससे निपटने के कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर गौर किया। पायलटों की थकान के गंभीर मुद्दे को सार्वजनिक सुरक्षा, श्रम अधिकार और आर्थिक दबावों के त्रिकोण से समझने की कोशिश की और अंत में गोपाष्टमी के सांस्कृतिक, पौराणिक और पारिस्थितिक महत्व को जाना। याद रखिए, यूपीएससी की ये यात्रा लंबी जरूर है पर असंभव नहीं है। मेहनत करते रहो, सिस्टम हिलेगा। कंसिस्टेंसी इज की। हर रोज थोड़ा थोड़ा सीखना ही आपको मंजिल तक ले जाएगा। रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अगर आज का ये सत्र आपको जानकारी पूर्ण और उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या लगा या आप और किन विषयों पर ऐसी ही गहरी चर्चा सुनना चाहेंगे। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर अभी तक नहीं किया है तो सुन लो यूपीएससी को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक्सक्लूसिव कंटेंट, नोट्स और अन्य लाभों के लिए आप हमारी 299 रुपीस 299 रुपये प्रति माह वाली मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल इसी समय नए विषयों और उतने ही गहन विश्लेषण के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।